बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। एक ग्राफ मुझे बनवाना है और वो बनाने के लिए मुझे वापस इसी एग्जाम्पल पे आना पड़ेगा। तो चलिए सब बच्चे एक बार इस डायग्राम को बनाएंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बनाइए। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक है 20 kg। सरफेस रफ है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3, 0.2। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। एक्सटर्नल फोर्स, बनाइए डायग्राम। आर्यन आप कल एब्सेंट थे। आई होप आपने कल वाला लेक्चर देख लिया होगा। आर्यन देखा? हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो। ठीक है, अगर कभी छुट्टी हो भी जाती है तो उसी दिन उस लेक्चर को रिकॉर्डिंग में देख लेना है जरूर। बच्चों हर चैप्टर अपने से पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कभी भी कोई एक क्लास मिस कर देंगे, 2 क्लास मिस कर देंगे और उसके बाद तीसरी क्लास में आ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए कभी छुट्टी अगर हो भी जाती है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग में उसको जरूर देख लिया कीजिए। 20 kg का ब्लॉक जो कि एक रफ सरफेस पे रखा है और बच्चों यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। और सवाल की लैंग्वेज लिख दीजिए, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो धीरे धीरे आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि आप ये सारे स्टेप्स मन में कर सकें और बस सीधा आंसर ही लिखें। ठीक है, इतना एक्सपर्ट हो जाना है। लेकिन शुरुआत में आप अगर सारे स्टेप्स भी लिखेंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे पहला स्टेप होता है नॉर्मल रिएक्शन निकालना। अभिनव आपके 2 लेक्चर छूटे हैं लगातार, इसलिए आपके लिए आज की क्लास बहुत मुश्किल होने वाली है। ये अर्थ ने इस 20 kg को नीचे की तरफ खींचा, mg फोर्स लगाया और सरफेस ने ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स दिया जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट चलने भी लगे बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्ट चलने भी लगे, आप सब मुझे देख सकते हैं, तो ये ऐसे ही चलेगा। अगर चलने भी लगे, रुका रहा तो यहीं रुका रहेगा और चलने लगा तो ऐसे चलेगा। लेकिन किसी भी केस में इसका ऊपर नीचे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। और अगर ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं होगा तो ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर। इसलिए पहला स्टेप n इज इक्वल टू 200 लिखिए सब लोग। सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना होता है, दूसरा स्टेप। उसके बाद हमें देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन, ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन यहां पर आ सकता है, μs इंटू n। तो बच्चों जब 2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखे होते हैं तो बड़े वाला μs होता है और छोटे वाला μk होता है। जैसे यहाँ पे 2 दिए हैं, एक 0.3 एक 0.2, तो इसमें से 0.3 स्टैटिक कोएफिशिएंट है और 0.2 काइनेटिक है। तो आपने μs की वैल्यू 0.3 लिखी, n की वैल्यू लिखी 200 और प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका एक और नाम होता है ना मदीहा, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन का, याद है ना? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 न्यूटन है। तीसरा स्टेप, प्रतीक्षा तीसरा स्टेप याद है? उस फोर्स को ढूंढते हैं जो ऑब्जेक्ट को चलाना चाह रहा है और वो कौन सा फोर्स है? 20 न्यूटन। ये तीसरा स्टेप है हमारा, 20 न्यूटन। ठीक है आर्यन, तूने कहा, तूने देख ली रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। तो जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि 20 और 60 में 60 बड़ा है, 20 छोटा है।
तो इसीलिए ये सिचुएशन आ गई जिसमें एक्सटर्नल फोर्स छोटा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है। और आपको यहां पे समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को कि एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है कि रिलेटिव मोशन आए, जबकि फ्रिक्शन चाहता है कि ना आए। और बड़ा कौन है? फ्रिक्शन। इसलिए मर्जी फ्रिक्शन की चलेगी और कोई रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन आएगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बच्चों, अगर रिलेटिव मोशन आ जाता है, रिलेटिव मोशन आ जाता है दो सरफेसेस में, ऐसे रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो उन दोनों में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर रिलेटिव मोशन ना हो अच्छे बच्चों, तो फिर वहां पे कौन सा लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो या तो काइनेटिक फ्रिक्शन का है, म्यू के इनटू एन का, या फिर मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की और कोई रैंडम वैल्यू क्या है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन मैक्सिमम से कम अगर कोई वैल्यू है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो वो तो हिसाब से डेवलप होता है, क्योंकि एडजस्टेबल होता है फ्रिक्शन बेटा, जितनी जरूरत है उतना डेवलप होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। और कितना डेवलप होगा? एज पर नीड, जितनी जरूरत है उतना डेवलप होगा। और जरूरत क्या है? जरूरत है एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने की। 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक को चलाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही डेवलप हो जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ब्लॉक को चलने से रोक देगा। तो इसीलिए आपका जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होगा वो 20 न्यूटन डेवलप होगा। और देखो जरा डायग्राम में देखना बेटा, डायग्राम में ये 20 न्यूटन का फोर्स चाहता था कि ब्लॉक चले, लेकिन इस तरह से ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। और क्योंकि एडजस्टेबल होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? ये देखो यहाँ पे 60 न्यूटन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, पर आएगा उतना जितनी जरूरत है। बहुत समझदार होता है फ्रिक्शन। जरूरत है सिर्फ इस 20 को बैलेंस करने की, इसलिए सिर्फ 20 ही आएगा। जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन हो गया 20, ठीक है। और तनिष्क आप ध्यान से देखते रहना, आपका सवाल जो था आपको उसका आंसर मिला या नहीं मिला। अभी एक दो बातें और करता हूं, फिर आपको जल्दी ही उसका आंसर मिल जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकलता है, उसका अगर कोई फॉर्मूला नहीं होता तो वो हमेशा जरूरत के हिसाब से आता है, ठीक है। और कोशिश ये करो कि इस सब पे पेन ना चलाना पड़े, सीधा दिमाग से ही आपका हो जाए, मन मन में ही सवाल सॉल्व हो जाए। आगे चलूं मैं? अच्छे से नोट हो गया बच्चों? ये बताओ अब, बस अब लिखना बंद। हाँ, अब लिखना बंद, अब धीरे धीरे बड़े हो जाओ। लिखना बंद। स्क्रीन पे देखो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर ये 30 रहा होता, लिखना बंद, कोई नहीं लिखेगा। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 30 रहा होता और मैं सवाल पूछता कि इस टाइम इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो बोलो आंसर क्या होता? यस, हाथ उठा दो जिस जिसको पता है। शाबाश, मैंने देखा क्लासरूम में, देखा मैंने। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं, पीयूष, सार्थक, तनिष्क ने हाथ उठाया, ऊर्जा ने लिख भी दिया, तनिष्क ने, सार्थक ने, वेल डन अनिकेत, बहुत अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से आता है। डायग्राम में देख लीजिए, इसको नोट नहीं करेंगे, हर बात नोट नहीं करते, नहीं तो बड़े कैसे होगे तुम। तो फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से आता है। क्या जरूरत है? जरूरत है कि ये 30 न्यूटन का फोर्स चाहता है कि ब्लॉक चलने लगे, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करने के लिए 30 ही डेवलप हो जाएगा। हाथ उठाओ अगर सही आंसर सोचा था तो। इस सवाल का आंसर है कि फ्रिक्शन होगा 30। शाबाश, फ्रिक्शन 30 होगा। फ्रिक्शन जरूरत पड़ने पर 60 भी आ सकता है। दूसरे स्टेप में लिख रखा है तुमने, देखो मैक्सिमम पॉसिबल 60 है। 60 आ सकता है, पर आएगा उतना जितनी जरूरत है, इसलिए ओनली 30 ही आया। बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे मन में। अगर ये फोर्स बोलो 40 होता, तो फ्रिक्शन भी 40 हो जाता ना? सही कह रहा हूं ना मैं? रेस्पॉन्स देना, सही कह रहा हूं ना? थैंक यू। अगर एक्सटर्नल फोर्स 40 होता, बस दो बच्चों ने लाइव हाथ उठाया है, ऊर्जा और सार्थक, क्यों बाकियों को समझ नहीं आया? ठीक है बेटा,
तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 40 है तो फ्रिक्शन भी 40 ही डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकता है, दिमाग में रखना। इसी तरह से अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 50 होता तो फ्रिक्शन भी 50 हो जाता, और 60 होता तो फ्रिक्शन भी 60 ही हो जाता। ठीक है ना बच्चों? ये बताओ कि अगर ये फोर्स, इस सवाल को करोगे तुम, अब करना, अब पेन चलाना। अगर ये फोर्स 70 होता तो कितना फ्रिक्शन होता? देखा मैंने किसने हाथ उठाया है, शाबाश। मन में सोच लो आंसर क्या है, चाहे पेन चला लो, मर्जी तुम्हारी। मैं 1 मिनट के बाद बोलूंगा इसका आंसर। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 70 होता तो क्या होता, 70 होता तो क्या होता? सोच लिया? अनिकेत ने टाइप किया है 14, 14। ऊर्जा, तनिष्क और सार्थक ने टाइप किया है 40। लेट्स सी। पहला स्टेप नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा स्टेप एक्सटर्नल फोर्स 70 है, फोर्थ स्टेप कंपेयर करो, 70 बड़ा है, एक्सटर्नल फोर्स बड़ा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा है, बड़े की मर्जी चलेगी, बड़ा है एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए यहां पर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। आई विल से यस फॉर रिलेटिव मोशन। और अगर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो जो फ्रिक्शन आएगा उस फ्रिक्शन को क्या बोला जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। छोटे वाला कोएफिशिएंट म्यू के होता है और एन की वैल्यू है 200। 40 आंसर है, हाथ उठाइए कौन कौन सही था। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बढ़िया। तो तनिष्क, कुछ समझ में आया? एफ के निकालता हूं तो फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा तो फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। ठीक, लेकिन अगर ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा तो मैं बोलूंगा बेटा एज पर नीड, जरूरत के हिसाब से। उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बता सकता हूं मैं, बाकी वो जरूरत के हिसाब से आता है। बेटा बस एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और ये भी आप बिना पेन चलाए करोगे। आखिरी 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 आखिरी, अगर ये 70 की जगह 80 होता तो कितना फ्रिक्शन होता? यति, प्रतीक्षा, सभी बच्चों के हाथ उठ गए, बहुत हाँ आर्यन तेरा हाथ नहीं उठा। सार्थक, तनिष्क, ऊर्जा, पीयूष, अनिकेत, न्यासा, मेरी बारी। अगर ये 80 भी होता, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 80 भी होता, तब भी जब तुम कंपेयर करते तो 80 और 60 में 80 ही बड़ा है ना, तो अभी भी तो एक्सटर्नल फोर्स ही बड़ा होता, तो अभी भी रिलेटिव मोशन होता, और रिलेटिव मोशन होता तो अभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही आता, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 40 है तो आंसर अभी भी 40 होता। अब हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ, शाबाश, अभी भी 40 होता, बिल्कुल ठीक है। आओ अब इस पूरी सिचुएशन को प्लॉट करके दिखा दूं, इस पूरी सिचुएशन को प्लॉट कर दें। लैंग्वेज लिखिए सवाल की। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स acting on an object versus external force versus external force on the object। उसने आपसे कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाकर दिखाइए एक्सटर्नल फोर्स के साथ। तो बच्चों, जो पहले बोला जाता है वो वाई एक्सिस पर आता है,
और जो बाद में बोला जाता है वो एक्स एक्सिस पर। पहले बोला गया फ्रिक्शन फोर्स, पहले बोला गया फ्रिक्शन फोर्स और बाद में बोला गया एक्सटर्नल फोर्स। उसने कहा ग्राफ बनाइए फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए फ्रिक्शन को मैंने वाई एक्सिस पे लिखा और एक्सटर्नल फोर्स को मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा। ये पॉइंट क्लियर है? और ग्राफ बनाना है। आपने अभी अभी कुछ रियलाइज किया होगा पिछले सवाल में। पिछले सवाल में आपने देखा कि जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, ये सवाल हुआ करता था, ऐसे ऑब्जेक्ट था और तुमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 20 लगाया था, तो तुम्हारा फ्रिक्शन भी कितना आया था? 20। सही है ना? एक्सटर्नल फोर्स 20 था तो फ्रिक्शन भी 20 था। अगर एक्सटर्नल फोर्स 30 था तो फ्रिक्शन भी 30 था। एक्सटर्नल फोर्स 40 था तो फ्रिक्शन भी 40 था। एक्सटर्नल फोर्स 50 था तो फ्रिक्शन भी 50 था। एक्सटर्नल फोर्स 60 था तो फ्रिक्शन भी 60 था। बोलो यस और नो। लेकिन 60 फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी, इससे ज्यादा फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता था। इसलिए फिर जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स को 60 की जगह 70 किया तो एक्सटर्नल फोर्स बड़ा हो गया और बॉडी चलने लगी और अचानक से उस पर फ्रिक्शन जो था वो कितना रह गया? सिर्फ 40। बोलो यस और नो। ये तुमने अभी किया था। उसके बाद अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को 80 भी कर दिया तब भी तुम्हारा फ्रिक्शन बदला नहीं, बल्कि क्या रहा? 40। इसका ये मतलब हुआ, इस सिचुएशन को अगर मैं प्लॉट करूं, कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40, 50 पे 50, 60 पे 60। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, एक लिमिट है। बढ़ता तो जाएगा लेकिन उसकी एक लिमिट है और उसी लिमिट को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम एफएस मैक्सिमम भी कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन बढ़ते हुए फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इससे ज्यादा फ्रिक्शन कभी नहीं आ सकता। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की थी 60 न्यूटन उस एग्जांपल में, जिस पे मैक्सिमम पॉसिबल आ गया था। जब तुमने उससे भी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स कर दिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? अचानक से कम हो गई और कम होके हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई। बोलो यस और नो। फ्रिक्शन 60 था, कितना था? 60। फ्रिक्शन 60 था। आओ पिछले एग्जांपल पे वापस। फ्रिक्शन 60 था, उसके बाद जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स 70, 80, 90 लगाया तो एकदम से एक्सटर्नल फोर्स बड़ा हो गया, बॉडी चलने लगी, रिलेटिव मोशन आ गया और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगा, जो कि म्यू के इंटू एन होता है और उसकी वैल्यू 40 आई। फिर तुम चाहे इसे 70 कर लो, एक्सटर्नल फोर्स को 80 कर लो, 100 कर लो, चाहे 200 कर लो, अगर एक्सटर्नल फोर्स बड़ा रहेगा तो बॉडी चलती रहेगी और चलती हुई बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा म्यू के इंटू एन और उसकी वैल्यू 40 ही बनी रहेगी। इसलिए उसके बाद तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देगा। एक्सटर्नल फोर्स तुम अभी भी बढ़ाते जा रहे हो लेकिन फ्रिक्शन ने बढ़ना बंद कर दिया है, लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है। ये है फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। जल्दी से डायग्राम बना दीजिए और अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं वो जब मैं सेशन को खत्म करूंगा तब मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट रह गया था। और जो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर बारिश वारिश नहीं होती है तो आ जाना चाहिए क्लास में। हुई नहीं रही बारिश, देखो सुबह हुई थी, तुम शाम तक बारिश के मौसम में हो। लेकिन ये है फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना इस सवाल पे। इसको सब पूछते हैं, इस सवाल को सब पूछते हैं। 11th क्लास के बच्चों से उनके स्कूल टीचर खूब पूछते हैं,
जब बच्चा कंपटीशन देने जाता है तो कंपटीशन में भी सवाल ये आता है कि सही ग्राफ को पहचानिए फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता गया वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता गया। एक पर्टिकुलर लिमिट थी उसकी, लेकिन उसके बाद वो कम हो गया और हमेशा के लिए फिक्स हो गया, फिर उसने बदलना बंद कर दिया। यहां से डिक्रीज होके वो ऐसे आया। ये छोटा सा यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ये कर्व सा आया है, इसको किंक बोलते हैं। जो छोटा सा कर्व सा बना है ना, KIN के, किंक बोलते हैं इसे। डिक्रीज होके फिर हमेशा के लिए वैल्यू सैचुरेट हो गई है, फिर उसने बदलना बंद कर दिया है, किंक कहते हैं इसको। चलूं मैं आगे? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बच्चों, इंक्लाइन प्लेन में तुम्हें पढ़ा चुका हूं ना, लॉज ऑफ मोशन टॉपिक में। हेडिंग डालिए मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इस पे पहले भी बात हो चुकी है, जब आपको बेसिक लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा था फ्रिक्शन से पहले, तब इस पे बात हो चुकी है। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है। इसमें मैं आपको 4 केस पढ़ाऊंगा। 2 केस लूंगा स्मूथ इंक्लाइन के, जिसपे फ्रिक्शन नहीं होगा, और 2 केस लूंगा रफ इंक्लाइन के, जिसपे फ्रिक्शन होगा। तो सबसे पहले ये है स्मूथ इंक्लाइन। ऐसा इंक्लाइन जिस पर फ्रिक्शन नहीं है। इंक्लाइन समझते हो ना, जैसे फ्लाईओवर चढ़े फिर फ्लाईओवर से उतर रहे हो, है ना, तो वो इंक्लाइन है। जैसे ये जो मेरे हाथ में सरफेस है, देखो अभी ये फ्लैट है, मैं नजर आ रहा हूं सबको, ये फ्लैट सरफेस है, पर अगर मैं इसको ऐसे उठा दूं तो अब यही क्या बन गया? इंक्लाइन। ये इंक्लाइन बन गया। इस पे कुछ रखो, फिसल के नीचे आएगा ऐसे। स्मूथ इंक्लाइन। ये जो एंगल है बच्चों, इसको इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन, इस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन, थीटा। तो अगर मैं कहूं कि एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 30 दे रखा है। तो बच्चों स्मूथ है ये, स्मूथ। इस पर तुमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया और वो ऑब्जेक्ट फिसल के नीचे आ रहा है ऐसे। ये ऑब्जेक्ट ऐसे फिसल के नीचे आ रहा है। बनाइए डायग्राम। ये एक स्मूथ इंक्लाइन है बच्चों, जिस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और वो फिसल के नीचे आ रहा है। स्मूथ का मतलब ऐसी सरफेस जिस पर फ्रिक्शन नहीं हो, वो होगा स्मूथ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका कुछ मास रहा होगा। इस मास को हम m मान लेते हैं। चलिए हम सभी पॉसिबल फोर्स बनाते हैं। पहले आपकी बारी, आप बनाइए। आपको क्या लगता है इस ऑब्जेक्ट पर इस टाइम कितने फोर्स लग रहे होंगे? सारे फोर्स बनाइए। बेसिक लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन से पहले का। बनाया? एक तो होगा वो फोर्स जो अर्थ लगाती है, दैट इज mg। एक फोर्स होगा जो ये सरफेस लगाएगी, सरफेस, सरफेस अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सही कह रहा हूं ना मैं? नॉर्मल रिएक्शन, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती हैं। अगर सरफेस ऐसे थी तो ये इस पे लगाएगी नॉर्मल, ये इस पे लगाएगी नॉर्मल, ऐसे। तो इंक्लाइन ने ऐसे नॉर्मल लगाया होगा इस पे, और एक mg।
इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं होगा ना, दो ही फोर्स हैं बच्चों। स्मूथ लिखा है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो इसलिए बनाएंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। आपको अगर याद हो तो मैं पहले भी कह चुका, इंक्लाइन प्लेन के केस में दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। जब भी इंक्लाइन प्लेन का सवाल सॉल्व होगा तो दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इसीलिए जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है सब कुछ उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आप देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। से यस सर, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और mg की डायरेक्शन क्या है? mg की डायरेक्शन ना तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है ना अलोंग द इंक्लाइन है, इसीलिए मुझे mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो जल्दी से। mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। mg के कंपोनेंट इसलिए करने पड़ेंगे, हाँ सब लोगों का हाथ उठा, थैंक यू। mg के कंपोनेंट इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि ना तो वो अलोंग द इंक्लाइन है ना वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाया। बच्चों ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 होगा, मानते हो ना? ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, मानते हो? क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा बचा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचा। सही कह रहा हूं ना? ये हो गया थीटा। मैं कंपोनेंट करने सिखा चुका ना बच्चों, कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो mg का कंपोनेंट ये वाला देखो कितना आया, ये कंपोनेंट आया mg cos थीटा, ये कंपोनेंट आ गया mg का। और mg का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। दिस इज mg sin थीटा। देखो पॉइंट समझ में आया तो हाथ उठाना जरा, किस किस को समझ में आया? mg cos थीटा, mg sin थीटा, शाबाश, ठीक है, थैंक यू। तो n और mg दो ही फोर्स थे, mg के कंपोनेंट कर दिए, n के नहीं किए। क्यों? क्योंकि n तो पहले से ठीक डायरेक्शन में है, अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सही डायरेक्शन है, उनमें जो है उसको नहीं छेड़ेंगे। और आपको एक और बात अगर याद हो तो इक्वेशंस ना हमेशा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगती हैं, इक्वेशन हमेशा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगती हैं। और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? क्या ऑब्जेक्ट, मेरी तरफ देखो, क्या ऑब्जेक्ट वर्टिकल चल रहा है, क्या ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल चल रहा है, या ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है? कैसे चल रहा है? अलोंग द इंक्लाइन। इसीलिए ना तो मैं इक्वेशन वर्टिकल लगाऊंगा ना मैं इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, मैं इक्वेशन लगाऊंगा अलोंग द इंक्लाइन। तो मैं अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायग्राम में ध्यान से देखिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग द इंक्लाइन। बच्चों आपको अलोंग द इंक्लाइन कौन सा फोर्स दिख रहा है? मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, से यस और नो। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स अलोंग द इंक्लाइन है? नहीं। तो अलोंग द इंक्लाइन सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है mg sin थीटा। इसलिए इस फोर्स की जगह मैंने लिखा mg sin थीटा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से एक ही वैल्यू आ गई g sin थीटा। बक्से में बंद कर दीजिए, जल्दी खत्म कीजिए इसको। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्मूथ इंक्लाइन पर रख देंगे तो वो कितने एक्सेलरेशन से उस स्मूथ इंक्लाइन पर चलेगा, फिसल कर नीचे आएगा? जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से फिसल कर वो नीचे आएगा। बात ठीक है? अब इसी को केस नंबर 2 उस पर लिख देना, केस 1 जो भी सॉल्व किया है, केस 1, केस 2, केस 2 रफ इंक्लाइन।
रफ इंक्लाइन, और केस 1 क्या था? स्मूथ इंक्लाइन। ये था केस 1। स्मूथ इंक्लाइन पे जब कोई फिसलेगा तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से फिसलेगा। केस 2 रफ इंक्लाइन। रफ मतलब ऐसी सरफेस जिस पर फ्रिक्शन हो। ये ऐसे थोड़ा डिजाइन सा बना देते हैं, जब ऐसे बना हुआ दिखे तो उसका मतलब होता है कि रफ है, इसलिए बना देते हैं। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, मत बनाओ ऐसा डिजाइन और लिख दो रफ, तो रफ ही समझा जाएगा। तो ये रफ इंक्लाइन है, और इस पे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो नीचे की तरफ फिसल रहा है। लिख देना ऐसे, मोशन ऐसे नीचे की तरफ फिसल रहा है, रफ इंक्लाइन है। इंक्लिनेशन थीटा है, इंक्लिनेशन है थीटा, मतलब ये एंगल इंक्लिनेशन है थीटा। और इसमें भी हम ये निकालेंगे कि कितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक यहां पे चल रहा होगा। तो आप सिर्फ देखेंगे, प्लीज पेन नहीं चलाएंगे, प्लीज 1 सेकंड के लिए रुक जाइए सब। इस बार मेरी बारी, पिछली बार तुमने शुरू किया था, इस बार मैं शुरू करूंगा। सारे पॉसिबल फोर्स बनाएंगे, तुम्हारा नंबर भी अभी आएगा, तुम सिर्फ देखना कि मैं कोई फोर्स छोड़ ना दूं। एक तो फोर्स अर्थ ने लगाया mg, एक सरफेस ने अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया n। इसके अलावा क्योंकि सरफेस रफ है तो इस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन की दुश्मनी किससे है? रिलेटिव मोशन से। फ्रिक्शन नहीं चाहता रिलेटिव मोशन, इसलिए वो रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसल रहा है तो ये नीचे की तरफ ना फिसले, उसके लिए अपोज में ऊपर की तरफ फ्रिक्शन भी आया हुआ होगा। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पर इतने फोर्स हैं, एक mg, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। अभी आप लिखेंगे नहीं, कर्ण सुनता रहे, अभी लिख मत। एक mg, एक n और एक फ्रिक्शन, ठीक है? इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। अगर और कोई फोर्स आपको लगता हो आप मुझे टोक सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, या क्लासरूम में से आपको हाथ उठाओगे तो मैं समझ लूंगा ऑब्जेक्शन कर रहे हो। तो बच्चों mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन, तीन ही फोर्स यहां पर हैं प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन की डायरेक्शन है अलोंग द इंक्लाइन, से यस सर, अलोंग द इंक्लाइन। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो मैं इन दोनों को बिल्कुल टच नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है। यहां पर कौन है जो सही डायरेक्शन में नहीं है? mg, क्योंकि जब भी इंक्लाइन प्लेन का सवाल सॉल्व होता है तो दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। mg इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए मैं mg के करूंगा कंपोनेंट। धीरे धीरे क्योंकि आपको हो जाना है बड़े, इसलिए अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको भी लिखूंगा थीटा, और इस बार वो ट्राइंगल बता के नहीं बताऊंगा कि ये 90 है, 90 माइनस थीटा। आखिर कब तक मैं चाय में डुबो के बिस्किट खिलाता रहूंगा तुम्हें? अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। तो अब मैंने इस mg का कंपोनेंट किया तो ये कंपोनेंट आया mg cos थीटा, और यति साथ साथ नहीं लिखना। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। मेरा तुमसे एक सवाल है बच्चों, ये जो मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो तुम्हारे मन में आया कौन सा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, आपने सिर्फ फ्रिक्शन लिख दिया, कौन सा फ्रिक्शन? पहले पूरी बात बताओ। फ्रिक्शन तो सरनेम है, फ्रिक्शन का नाम भी तो बताओ। फ्रिक्शन तो सरनेम है। ओनली मोदी कहने से क्या होता है? पूरा बोलो। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, कौन सा मोदी? बोलो यस और नो। ओनली फ्रिक्शन लिख दिया आपने, तो पूरा बताओ कौन सा फ्रिक्शन। हाँ, तो अगर मैंने नहीं बताया तो तुम बता दो कौन सा फ्रिक्शन, तुम्हारे मन में एकदम आ जाना चाहिए। बोलो कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? जी हाँ, देखा मैंने कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, क्लासरूम के बच्चे जरा बताना सही सोचा था या नहीं। काइनेटिक होगा, हाथ उठाओ यस और नो।
शाबाश, काइनेटिक होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन चल रहा है, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक अगर होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तो ये जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका फॉर्मूला होगा म्यू के इंटू एन। प्यारे बच्चों, लिखने के लिए अलाउ नहीं किया मैंने अभी। ओ प्रतीक्षा, सुन ले बेटा ध्यान से। अब ये इंक्लाइन प्लेन है प्यारे बच्चों, ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे दिख रहा है सबको, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, देखो ये विक्स की गोली ऐसे। अब देखो हो सकता है कि ये यहीं पे रखा रहे, और हो सकता है कि ये फिसल के नीचे गिरे। या तो ऐसे मोशन होगा, या ये यहाँ पे रुकी रहेगी। ये इस डायरेक्शन में तो नहीं भागेगी ना, सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसे तो नहीं भागेगी। अगर मोशन होगा तो वो सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन होगा, मोशन इंक्लाइन के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। ना तो एन की तरफ मोशन होगा और ना एम जी कॉस थीटा की तरफ मोशन होगा। अगर एन बड़ा होता तो मोशन एन की तरफ हो जाता, अगर एम जी कॉस थीटा बड़ा होता तो मोशन एम जी कॉस थीटा की तरफ हो जाता। लेकिन दोनों में से किसी की तरफ नहीं हुआ, मतलब एन और एम जी कॉस थीटा बराबर हैं। से यस सर। अब आप नोट कर सकते हैं, इतना जल्दी कीजिए, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ूंगा। आपने बनाए सारे पॉसिबल फोर्स, कोशिश करना बिना स्क्रीन पे देखे खुद हो जाए, खुद हो जाए प्लीज, देखना ना पड़े स्क्रीन पे। सारे पॉसिबल फोर्स बनाए, फिर सोचा किस किस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे और किसके नहीं, लॉजिकली सोचा। फिर जिनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे उनके कंपोनेंट किए। बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मारनी चाहिए अभिनव, नहीं तो क्लास मुश्किल हो जाती है। क्लास के बाद तो मेरे से मिलके जाना अभी अभिनव। हो गया बच्चों? चलूं आगे? तो फिर मैंने हेडिंग डाला अलोंग द इंक्लाइन। क्या हेडिंग डाला? अलोंग द इंक्लाइन। डालो हेडिंग अलोंग द इंक्लाइन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। along the incline net force is equal to mass into acceleration। और अब फिर से आप लिखना बंद कीजिए, मुझे सुनिए बस ध्यान से। बच्चों, ऐसे फोर्स जो मोशन की डायरेक्शन में होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम एक्सेलरेटिंग फोर्स कहते हैं। जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो हमेशा मोशन की स्पीड को कम करते हैं और हम उनको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। जैसे आपके हाथ से कोई ऑब्जेक्ट छूट जाए तो वो जमीन की तरफ नीचे गिरेगा, मोशन भी डाउनवर्ड, एमजी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। इस केस में एमजी एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा और वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ उछाल दें तो मोशन तो अपवर्ड है जबकि mg डाउनवर्ड है। ऐसे केस में mg रिटार्डिंग फोर्स होगा और वो स्पीड को कम करने लगेगा। वही mg कभी स्पीड बढ़ा रहा है कभी कम कर रहा है। बेसिकली गलती mg की नहीं है, गलती तो ऑब्जेक्ट की है। वो mg की डायरेक्शन में चल रहा है या उसके अगेंस्ट, mg का बिहेवियर नहीं बदला, mg तो अपना उसी डायरेक्शन में है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों mg एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है या रिटार्डिंग फोर्स होता है,
तो हर पढ़ा लिखा बच्चा, समझदार बच्चा कहेगा कि देखो mg क्या होता है, ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, पहले ये बताइए। अगर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ जा रहा है तो mg एक्सेलरेटिंग होगा, और टूवर्ड्स स्काई जा रहा है तो रिटार्डिंग होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बच्चों, जो सीन आपके सामने बना हुआ है, जो सिनेरियो आपके सामने है, जो पिक्चर आपके सामने है, उसमें मोशन देखिए किधर की तरफ है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसलिए जो फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा वो स्पीड बढ़ाएगा, उसको एक्सेलरेटिंग फोर्स कहा जाएगा। और जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, उसको रिटार्डिंग फोर्स कहा जाएगा, जो कि स्पीड को कम करेगा। इसलिए अगर आप मेरे से पूछें कि सर यहाँ पे कितना नेट फोर्स है, तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, अलोंग द इंक्लाइन दो फोर्स हैं, एक mg sin थीटा और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिनमें से mg sin थीटा मोशन की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स है। एक्सेलरेटिंग फोर्स का कन्वेंशन पॉजिटिव और रिटार्डिंग फोर्स का नेगेटिव। ये कौन सा फ्रिक्शन है? थोड़ी देर पहले ही बात हुई कि फ्रिक्शन तो सरनेम है, बताइए कौन सा है? तो आपने खूब पहचाना कि ये काइनेटिक है, इसलिए फ्रिक्शन की जगह लिख दिया म्यू के इंटू एन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू एन की वैल्यू क्या है बच्चों? अभी आपने लिखा ही था, एन की वैल्यू है mg cos थीटा, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। m से बच्चों ये m कॉमन कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू a खत्म हुआ। अब आप पेन चला सकते हैं, नोट कर सकते हैं। स्मूथ इंक्लाइन पर जब कोई नीचे आता है तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से आता है, और रफ इंक्लाइन पर जब कोई नीचे आता है तो g sin थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा से आता है। म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों, आपकी रेगुलर क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे होती है, आप जानते हैं, लेकिन इस बार आपकी थर्सडे वाली क्लास नहीं है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा कल। दोपहर तक तो मेरठ में ही हूं, लेकिन 2 बजे के आसपास निकल जाऊंगा, तो कल आपकी क्लास, लाइव क्लास नहीं होगी। लेकिन कल मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, या तो कल या परसों, तो एक रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। वो एक लेक्चर प्लीज रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं वापस फिर मंडे होऊंगा सिटी में। तो मेरे साथ आपकी अगली क्लास, लाइव क्लास मंडे होगी, कल मैं एब्सेंट रहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली लाइव क्लास में। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।